स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट गेट बिटवीन मंत्रिमंडल और संसद में संबंध। मंत्रिमंडल और संसद में संबंध। ब्रिटेन में जो संसद है वो दो सदनों से मिलकर बनी है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, ब्रिटेन में संसद दो सदनों से मिलकर बनी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स को हम लोक सदन भी कहते हैं। तो हम मुख्यतया मंत्रिमंडल का संबंध लोक सदन के साथ ही देखेंगे, क्योंकि लोक सदन वहां पर अत्यंत महत्वपूर्ण सदन है। अब हम देखते हैं कि इनका जो संबंध है उसमें सिद्धांत, ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है। जैसे वहां पर राजतंत्र है लेकिन वास्तव में वहां लोकतंत्र है, इसी प्रकार वहां पर सैद्धांतिक रूप में हम देखें तो संसद की प्रभुसत्ता है। सैद्धांतिक रूप में हम देखें तो डायसी ने बताया है कि वहां पर संसद ही सर्वोच्च है, संसद की प्रभुसत्ता है। लेकिन रैमजे मेयर और लास्की के अनुसार संसद की नहीं वरन मंत्रिमंडल की सर्वोच्चता है, यानी संसद के स्थान पर मंत्रिमंडल की सर्वोच्चता को उन्होंने स्वीकार किया है। अब हम वैधानिक दृष्टिकोण या एक तरह से हम देखते हैं कानूनी दृष्टिकोण के अनुसार व्यवस्थापन संबंधी सर्वोच्चता किसकी है। तो वैधानिक दृष्टिकोण से हर क्षेत्र में संसद सर्वोच्च है। व्यवस्थापन संबंधी सर्वोच्चता हम देखेंगे कि व्यवस्थापन में संसद सर्वोच्च है, क्योंकि ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है, इसीलिए वहां की संसद एकमात्र कानून निर्मात्री संस्था है। ठीक है, अगर वहां पर संघात्मक शासन होता, तो संसद के अलावा जो इकाइयां होती है, यानी जैसे हमारे यहाँ राज्य हैं तो उनकी विधानसभाएं भी होती और विधानसभाएं भी कानून बनाती कई विषयों पर। तो ऐसी स्थिति में संसद सर्वोच्च नहीं रह जाती। कई विषयों पर राज्यों की या मतलब इकाइयों की जो व्यवस्थापिका है वो भी, उसको भी कानून बनाने का अधिकार हो जाता। इसीलिए एकात्मक शासन में संसद एकमात्र कानून निर्मात्री संस्था है। ब्रिटेन क्योंकि छोटा सा देश है, इसलिए वहां पर एकात्मक शासन प्रणाली है। और दूसरा हम देखते हैं कि व्यवस्थापन संबंधी सर्वोच्चता वहां इसलिए भी है क्योंकि ब्रिटेन में लचीला संविधान है। ब्रिटेन में लचीला संविधान है। लचीले संविधान का मतलब क्या होता है कि संविधान तीन प्रकार का होता है, एक तो कठोर, एक लचीला और एक कठोर और लचीला दोनों तरह का। तो हमारा संविधान तो कठोर और लचीला दोनों की गुण रखता है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान है, क्योंकि एक तो ये संविधान अलिखित संविधान है और इसमें जो संविधान में संशोधन होते हैं वो सामान्य बहुमत से हो जाते हैं। संवैधानिक संशोधन सामान्य बहुमत से ही हो जाते हैं, इसीलिए इसको लचीला संविधान कहते हैं। तो ये सामान्य बहुमत किसका होता है? ये सामान्य बहुमत होता है संसद का, है ना। और जहां पर संघात्मक शासन प्रणाली होती है वहां पर सामान्य बहुमत से संवैधानिक संशोधन नहीं होता है, बल्कि वहां पर कई बार संशोधन करने में संसद के विशेष बहुमत के साथ ही राज्यों की वो जो इकाइयां हैं, इकाइयों की व्यवस्थापिकाओं की सहमति की भी आवश्यकता होती। जितनी भी वहां पर इकाइयां हैं तो कई धाराओं में संशोधन उनकी सहमति के आधार पर किया जाता है। इसीलिए ब्रिटेन में क्योंकि एकात्मक शासन है और वहां पर लचीला संविधान है, तो संसद ही सामान्य बहुमत के द्वारा संवैधानिक संशोधन कर देती है। इसीलिए व्यवस्थापन संबंधी सर्वोच्चता है इसकी, संसद की। और अब इसके अलावा हम देखते हैं कि ब्रिटेन में जो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है वो अमेरिका और भारत जैसी नहीं है। ब्रिटेन में संसदीय कानूनों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसीलिए वहां पर संसद व्यवस्थापन संबंधी क्षेत्र में सर्वोच्च मानी जाती है। जबकि अन्य देशों में
संसदीय कानूनों को न्यायालय में चुनौती दे दी जाती है, तो फिर उनको अवैध मतलब उनको निरस्त कर दिया जाता है इस आधार पर कि वो संविधान के अनुसार नहीं है। लेकिन यहाँ पर संसदीय कानूनों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसीलिए भी यहाँ व्यवस्थापन के क्षेत्र में संसद सर्वोच्च है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि संसद की कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी सर्वोच्चता, कि संसद जो है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण किस किस प्रकार से रखती है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि प्रश्न पूछकर, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इंटरपेलेशन, यानी कि उनके द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। किससे प्रश्न पूछे जाते हैं? ये प्रश्न किसी भी संसद के सदस्य द्वारा, किसी भी संसद के सदस्य द्वारा मंत्रियों से उनके विभाग से संबंधित कार्यों के विषय में, है ना। किसी भी संसद सदस्य द्वारा मंत्रियों से उनके विभाग से संबंधित कार्यों के विषय में ये संसद पूछे जाते हैं, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सिंचाई मंत्री से, कृषि मंत्री से, शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री से, रेल मंत्री से, उनके विभाग से संबंधित कोई भी अगर कुछ गलत हुआ है तो उससे संबंधित मामलों में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इससे प्रश्न पूछे जाने की आशंका से मंत्री हमेशा भयग्रस्त रहते हैं, क्योंकि इन प्रश्नों से उनके जितने भी दोष होते हैं वो सामने आ जाते हैं और उनकी विभागीय नीति की आलोचना होती है। जैसे मान लो रेल मंत्री है और रेलों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो पता चल जाता है कि इनके विभाग में लापरवाही हो रही है, यानी सुरक्षा की दृष्टि से। तो ऐसी स्थिति में और फिर यदि कोई मंत्री संसद सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता, तो इससे जनता के बीच में, अपने राजनीतिक दल के बीच में और संसद सदस्यों में उसका सम्मान कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कार्यपालिका पर जो नियंत्रण रखती है वो संसद रखती है प्रश्न पूछकर। दूसरा जो नियंत्रण होता है वो तो वाद विवाद, डिबेट्स। वाद विवाद क्या है? मंत्रिमंडल की नीति और कार्यों पर किया जाता है। संपूर्ण मंत्रिमंडल की नीति और कार्यों पर वाद विवाद किया जाता है, जो संसद के दोनों सदनों में किया जा सकता है। और इसीलिए इससे भी प्रशासन के जो दोष होते हैं, जो कमियां होती है, वो सामने आ जाती है। प्रशासन की कई नीतियों की आलोचनाएं की जाती है और मंत्रियों को अपनी नीति और कार्यों का औचित्य सिद्ध करना होता है। और कई बार अगर वो ज़्यादा दोषी होते हैं तो उनको त्यागपत्र भी देना पड़ता है। जैसे 1956 में कृषि मंत्री क्रिचेल डाउन को त्यागपत्र देना पड़ा था। तो इस प्रकार वाद विवाद के द्वारा भी मंत्रियों पर नियंत्रण रखा जाता है संसद के द्वारा। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि एक निंदात्मक प्रस्ताव होता है। निंदात्मक प्रस्ताव मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसमें क्या होता है कि मंत्रियों पर व्यक्तिगत रूप से प्रहार किया जाता है, मंत्री पर व्यक्तिगत रूप से प्रहार किया जाता है और किसी विषय विशेष की नीति के प्रति असंतोष व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लो शिक्षा मंत्री है और शिक्षा मंत्री के समय में कई बच्चे फेल हो रहे हैं और या फिर बहुत ज़्यादा फीस वसूल की जा रही है स्कूलों के द्वारा या कॉलेजों के द्वारा। तो असंतोष अगर व्यक्त किया गया किसी विषय विशेष के प्रति, तो ऐसी स्थिति में उसका भी उत्तर मंत्री को देना पड़ता है। और लेकिन फिर भी निंदात्मक प्रस्ताव उसके प्रति पास होना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि मंत्रिमंडल के सदस्य अपने सहयोगी मंत्री को बचाने की पूरी चेष्टा करते हैं। अब हम देखते हैं कि एक तरीका होता है कार्य स्थगन प्रस्ताव द्वारा मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का। एक तरीका है कार्य स्थगन प्रस्ताव। ये कार्य स्थगन प्रस्ताव को हम एडजॉर्नमेंट मोशन भी कहते हैं। ये लोक सदन द्वारा मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है।
इससे इसके द्वारा शासन की किसी विशेष समस्या या दोष होने पर इस कार्य स्थगन प्रस्ताव को रखा जाता है। मान लो कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई या कोई बहुत बड़ा दोष हो गया, यानी कोई बहुत बड़ा घोटाला हो गया या कोई बहुत हत्याकांड हो गया या फिर बहुत बड़े पैमाने पर कोई आंदोलन वगैरह हो गया, तो ऐसी स्थिति में किसी भी संसद सदस्य द्वारा कार्य स्थगन प्रस्ताव रखा जाता है। और ये प्रस्ताव लोक सदन के द्वारा ही अधिकतर रखा जाता है। यदि इसे 40 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो जाता है, तो सदन की उस दिन की बैठक या अन्य कार्य स्थगित कर दिया जाता है और प्रस्ताव के विषय पर ही वाद विवाद किया जाता है। यानी कि वो जो प्रस्ताव था कार्य स्थगन प्रस्ताव की, आज इस समस्या पर ही विशेष रूप से चर्चा की जाएगी, तो उसी प्रस्ताव के विषय पर ही वाद विवाद किया जाता है। और ये इतना महत्वपूर्ण होता है कार्य स्थगन प्रस्ताव कि ये अगर प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाए तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कटौती प्रस्ताव। एक तरीका होता है मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का, कटौती प्रस्ताव। इसके द्वारा किसी विशेष विभाग के कार्यों के प्रति असंतोष व्यक्त किया जाता है ना? किसी विशेष विभाग के कार्यों के प्रति असंतोष व्यक्त किया जाता है। संबंधित मंत्री के वेतन पर कटौती प्रस्ताव रखा जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि संबंधित मंत्री के वेतन पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है। ऐसे प्रस्ताव का उद्देश्य ये होता है कि मंत्री विशेष के प्रति अविश्वास व्यक्त किया गया है, और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के कारण सभी मंत्री त्यागपत्र दे देते हैं। यदि किसी एक मंत्री के वेतन पर कटौती प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सभी मंत्री त्यागपत्र दे देते हैं, क्योंकि उनका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। इसीलिए इसमें भी प्रयास ये किया जाता है कि किसी भी मंत्री के प्रति कटौती प्रस्ताव पारित न हो पाए। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव को हम कहते हैं वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस। लोक सदन के पास मंत्रिमंडल में अविश्वास व्यक्त करने के बहुत सारे साधन होते हैं। कभी कभी तो हम देखते हैं कि जब कानून निर्माण के क्षेत्र में भी जब मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत कानून को बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं होता, तो ये माना जाता है कि मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास हो गया है। तो कानून निर्माण के क्षेत्र में मंत्रिमंडल की इच्छा के विरुद्ध कार्य करके भी अविश्वास व्यक्त किया जा सकता है। और अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर या कभी कभी डायरेक्ट अविश्वास प्रस्ताव भी पारित दिया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। या उसके बाद दूसरा तरीका यह होता है कि वो सम्राट को ये परामर्श दे कि लोक सदन को विघटित कर दिया जाए। अगर लोक सदन को विघटित कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में वापस चुनाव होते हैं और वापस से पुनः नई सरकार का गठन होता है। वित्तीय क्षेत्र में लोक सदन की सर्वोच्चता। अब हम देखते हैं कि वित्तीय क्षेत्र में लोक सदन कैसे सर्वोच्च है। तो ब्रिटेन में जैसे ये माना जाता है कि फाइनेंशियल स्फीयर में सुप्रीमेसी है हाउस ऑफ कॉमन्स की, क्योंकि वहाँ एक नारा है कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। और प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? जनता का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? जनता का प्रतिनिधित्व लोक सदन करता है। तो ये माना जाता है कि जनता से कर वसूल करना और कर के रूप में प्राप्त धनराशि को व्यय करना
यानी कि बजट संबंधी कार्य लोक सदन द्वारा ही किया जा सकता है। यानी मंत्रिमंडल जो बजट प्रस्तुत करता है उस बजट को स्वीकार किए बिना मंत्रिमंडल आय व्यय संबंधी कार्य नहीं कर सकता। और ये बजट स्वीकार कौन करता है? ये बजट स्वीकार लोक सदन ही करता है। तो इस प्रकार संपूर्ण देश में जितना भी आय और व्यय संबंधी जो स्वीकृति दी जाती है वो लोक सदन के द्वारा ही दी जाती है। अब हम देखते हैं कि व्यवहार में क्या स्थिति है। व्यवहार में क्या स्थिति है? व्यवहार में ये माना जाता है कि जैसे कार्टर ने कहा है ना, कार्टर ने ये कहा है कि ये लोक सदन से नियंत्रित होने के बजाय लोक सदन को नियंत्रित करता है। इसके सदस्य राजनीतिक दल को और राजनीतिक दल लोक सदन को नियंत्रित करता है। संक्षेप में एक समिति जो सम्राट और लोक सदन पर निर्भर प्रतीत होती है वास्तव में दोनों पर प्रभुत्व रखती है। कहने का मतलब ये है कि वास्तव में जो मंत्रिमंडल है वो लोक सदन से नियंत्रित नहीं होता वरन उसको नियंत्रित करता है ना। और मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, जैसे मंत्रिमंडल के सदस्य जो हैं वो मान लो ज्यादातर अनुदान दल के हैं, तो वो अपने राजनीतिक दल को नियंत्रित करेंगे और राजनीतिक दल है वो पूरे लोक सदन को नियंत्रित करेगा क्योंकि उसी दल का बहुमत है। तो इस प्रकार ये जो समिति है सम्राट पे और लोक सदन दोनों पर ही प्रभुत्व रखती है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यवस्थापन क्षेत्र में कैसे आगे है। व्यवस्थापन क्षेत्र में कानून है ना, मंत्रिमंडल संसद से सर्वोच्च कैसे है। तो हम देखते हैं कि जितने भी प्रमुख कानून हैं उनके प्रारूप मंत्रिमंडल द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। हमारे देश में भी ऐसा ही होता है कि जितने भी प्रमुख कानूनों के प्रारूप हैं मंत्रिमंडल द्वारा ही तैयार किए जाते हैं और संसद इन विधेयकों को उसी रूप में पारित कर देती है। संसद इन विधेयकों को उसी रूप में पारित कर देती है जिस रूप में मंत्रिमंडल ने उनको तैयार किया था, है ना। और अगर इनमें कोई संशोधन करती है तो संशोधन भी वही किए जाते हैं जो कैबिनेट को मान्य होते हैं। संशोधन भी इनमें वही किए जाते हैं जो कैबिनेट को मान्य होते हैं। यानी एक तरह से कानून निर्माण का जो काम है वो एक तरह से मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है और वो उसको संसद से पारित भी उसी रूप में करवा लेता है। कभी कभी गैर सरकारी सदस्य जो होते हैं, गैर सरकारी सदस्य जो मंत्री नहीं होते और केवल संसद के सदस्य होते हैं, है ना। गैर सरकारी सदस्य कौन होते हैं? जो केवल संसद के सदस्य हैं लेकिन मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं है। उनके जो विधेयक हैं वो भी कभी कभी स्वीकृत होते हैं, लेकिन वही विधेयक स्वीकृत होते हैं जिन पर मंत्रिमंडल की कृपा दृष्टि हो, जिन पर मंत्रिमंडल की कृपा दृष्टि हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यवस्थापन क्षेत्र में कौन सर्वोच्च है। व्यवस्थापन क्षेत्र में मंत्रिमंडल ही सर्वोच्च है। अब हम देखते हैं कि कार्यपालिका के क्षेत्र में भी संसद सर्वोच्च है या मंत्रिमंडल सर्वोच्च है। अभी हमने देखा था कि संसद मंत्रियों से प्रश्न पूछ करके उनके वेतन पर कटौती प्रस्ताव करके और कार्य स्थगन प्रस्ताव द्वारा वाद विवाद करके कई तरह से वो मंत्रियों पर नियंत्रण रखती है। लेकिन व्यवहार में हम देखें तो लोक सदन के प्रांगण में कैबिनेट कभी पराजित नहीं होती। व्यवहार में लोक सदन के सामने कैबिनेट कभी पराजित नहीं होती। वो अपने प्रश्नों के उत्तर वगैरह सब तैयार भी कर लेते हैं और उनको दे भी देते हैं और उनके विरुद्ध अगर अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि बहुमत दल द्वारा विरोधी दल को सत्ता सौंपना। अविश्वास का मतलब अर्थ है कि बहुमत दल द्वारा विरोधी दल को सत्ता सौंपना। जैसे मान लो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है, ब्रिटेन में मान लो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है और वो अब हार गई। कहाँ पे हार गई? वो संसद में वो हार गई, है ना। तो ऐसी स्थिति में जो बहुमत दल है वो विरोधी दल को यानी कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो मजदूर दल को या लेबर पार्टी को सत्ता सौंप देगी। तो ऐसा वो कभी भी, बहुमत दल ऐसा कभी भी नहीं चाहता कि उसकी सत्ता दूसरे दल के पास चली जाए, इसलिए वो उसको इन मंत्रियों को हारने देता भी नहीं है। और कभी कभी ऐसा हो पाया है कि वो हारा हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री
सम्राट को परामर्श देकर लोक सदन का विघटन भी करवा सकता है। प्रधानमंत्री सम्राट को परामर्श देकर लोक सदन का विघटन भी करवा देता है, और अगर लोक सदन का विघटन हो गया तो वापस से चुनाव होते हैं, और वापस से चुनाव होना, फिर से जीतना और या हारना, ये कोई भी नहीं चाहता। इसीलिए कार्यपालिका के क्षेत्र में जो बहुमत दल है वो अपने मंत्रियों को पराजित होने नहीं देता है। इसके बाद हम देखते हैं वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र में भी ये माना जाता है कि संसद द्वारा बजट को जब तक स्वीकार न किया जाए तब तक कोई आय व्यय नहीं किया जा सकता। लेकिन बजट तैयार कौन करता है? बजट वित्त मंत्री की देखरेख में ही तैयार किया जाता है। और हमने ये भी देखा था, पहले के व्याख्यान में हमने ये भी देखा था कि संपूर्ण मंत्रिमंडल भी बजट पर यानी आय व्यय पर पहले से विशुद्धता से विचार कर लेता है ना। तो इस तरह से सारा बजट वित्त मंत्री की देखरेख में तैयार होता है और मंत्रिमंडल द्वारा उस पर गहनता से विचार विमर्श भी पहले से ही हो जाता है। उसके बाद जब वो संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो संसद केवल प्रस्तावित करों या अनुदान में कटौती ही कर सकती है, बढ़ोतरी वो कर ही नहीं सकती। लेकिन कटौती की जो बात है वो भी सैद्धांतिक ही है, यानी कि जो कटौती वो करती है ये बात भी सैद्धांतिक ही है। व्यवहार में ये कार्य भी नहीं किया जाता, व्यवहार में कटौती का कार्य भी नहीं किया जाता, और अगर किया भी जाता है तो मंत्रिमंडल की सहमति से ही किया जाता है। तो आय व्यय और अन्य सभी वित्तीय प्रश्नों के संबंध में अंतिम निर्णायक शक्ति मंत्रिमंडल को ही प्राप्त है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सैद्धांतिक रूप में तो संसद सर्वोच्च है, और लेकिन व्यावहारिक क्षेत्र में ब्रिटेन में मंत्रिमंडल ही सर्वोच्च है। थैंक यू।